कोई भी जो टेक्स्ट है ना, वो आप विदाउट कॉन्टेक्स्ट उसको नहीं समझ सकते। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि किस सिचुएशन में ये कहानी लिखी गई है। अब देखें ना, हम अक्सर अक्सर जो है हम कुरानिक कोट्स जो हैं उनको मिस कोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोट है, एक आयत है, एक वर्ड्स का तर्जुमा ये है कि दीन में कोई जबर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी, ये जो कुरानिक कोट है या कुरानिक वर्ड्स है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई? दीन में जबर नहीं है। जब एक नॉन मुस्लिम है, आप उसको जबरन दीन पे नहीं ला सकते। यू हैव टू कन्विंस हिम, ठीक है, यू हैव टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ हिम लाइक अ जस्ट बी अ लाइक अ गुड मुस्लिम, अ फेथफुल मुस्लिम। मतलब आप जबर नहीं कर सकते। अब जी बच्चा जो है वो 7 साल का हो गया, बच्चे पे नमाज फर्ज हो गई है, माँ बाप पे फर्ज है कि वो उस बच्चे को नमाज सिखाएं और उसको आदी बनाएं। हम क्या कहते हैं? दीन में कोई जबर नहीं है, बच्चा जवान होगा ना खुद ही सीख जाएगा। लेकिन मॉन्टेसरी भेजने के लिए हम 2.5 साल के बच्चे को उठा के उसको मॉन्टेसरी भेजते हैं, क्यों? माँ का दिमाग खाएगा। ठीक है, दीन के मामले में जबर नहीं है, लेकिन दुनिया के मामले में हमने जबर जो है वो नाजिल फरमा दिया। तो दैट इज बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट अहादीस हैं, हम उनको मिस कोट करते हैं। बात किस कॉन्टेक्स्ट में की गई होती है, हम हर चीज में उसको डाल देते हैं बदल के, तो दैट इज द रॉन्ग वे। इन केस इफ यू हैव, अगर हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता और हम उस चीज को, इसी वजह से बेटा फिर डिफरेंट फिरके बनते हैं। जब हमें कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता, हमें उस चीज का प्रॉपर इल्म नहीं होता। सेम इज द केस, देखें अक्सर मैं जो है ना मसले मसाइल ना लोग फोनों पे हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, विद मैसेज हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैसेज से क्या होता है, मसले खराब हो जाते हैं। द रीजन इज दैट हमें नहीं पता होता मैसेज किस मूड में बताया जा रहा है। वो हैप्पी मूड था, वो सैड मूड था, वो गुस्से वाला था, और लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, और जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी होते हैं इन मैसेजेस की वजह से। तो दैट इज द थिंग, आपको नहीं पता कि किस मूड में, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने लिखा है। जब हम बात करते हैं तो हम एक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि देखो मैंने ये बात की थी, मैंने इस वजह से की थी। मैसेज में हम वजह वगैरह नहीं बताते, हम डायरेक्ट क्लियर कट मैसेज लिखते हैं। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। हर बात को समझने के लिए बेटा उसका कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पीरियड यही कहता है कि आप जो है ना, about context, that without context nothing can be understood। कॉन्टेक्स्ट के बगैर आप किसी बात को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि हमें पता होना चाहिए अगर हम एक बात कर रहे हैं तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में। सेम इज द केस जब हम कोई भी पोइट्री जो है उसका टेक्स्ट, या मैं आपको कहती हूँ चले भाई इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। ऑटो नाइटिंगेल की बात हो रही थी ना, ऑटो नाइटिंगेल का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भाई कीट एक दिन बैठा हुआ था, खिड़की के पास बैठा हुआ था, या नहीं सॉरी एक गार्डन में बैठा हुआ था जो उसके घर के बैक साइड पे था। अचानक से उसको एक नाइटिंगेल की आवाज आती है, वो उस नाइटिंगेल की आवाज में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसने वो पोएम लिख दी उसकी खूबसूरती में, उसकी ब्यूटी में। क्योंकि कीट्स जो है वो ही वॉज द पोइट ऑफ ब्यूटी, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी हमें जहन में है कि वो ही वॉज द पोइट ऑफ ब्यूटी। वो जो नेचुरल चीज देखता था उसको उसके अंदर ब्यूटी नजर आती थी। जॉन कीट्स खुद कहता है कि उससे कभी किसी ने पूछा, एक्चुअली उसका प्रोफेशन रिलेटेड टू मेडिसिन था। एक दिन वो मेडिसिन रूम में ही अपने काम कर रहा होता है, पता नहीं कोई दवाई शवाई बना रहा था, तो अचानक से ना सन लाइट जो है ना वो वहां पे आके पड़ती है। अब वो सनलाइट देखिए, मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते हैं, सब देखते हैं। उसने कहा मुझे ऐसे लगा ये जो सनलाइट आ रही है ना, दैट इज जस्ट डांसिंग, वो डांस कर रही है। तो उसके अंदर एक चीज थी, उसकी एक इंस्टिंक्ट थी कि वो जो चीज देखता था उसको उसके अंदर ब्यूटी नजर आती थी। दुनिया में जो चीज खराब है ना वो कीट्स को ब्यूटीफुल नजर आती है। कीट्स की सबसे खूबसूरत चीज ये, हालांकि उसके अंदर फीवर एंड फ्रिट्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन अगर वो अपनी दुनिया के बाहर इर्द गिर्द देखता था तो उसके अंदर उसको हर जगह ब्यूटी नजर आती। अंदर से वो बहुत दुखी था, लेकिन बाहर की वर्ल्ड में, दुनिया में उसको ब्यूटी नजर आती। ठीक है, तो दैट्स वाई वो ज्यादा उसने इम्पर्सनल होके कहानी या उसने जो भी पोइट्री अपनी लिखी वो इम्पर्सनल पोइट्री लिखी, बिकॉज वो अपनी जात से हट के एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट कर देता था।
उसके अंदर उसकी अपनी जात नहीं होती थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं एक ऐसा काम कर दूं जो कि मेरी जात में है ही नहीं, जो मेरी जात का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं उसको क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो ही सेज this balance of construction emotion is in the dramatic situation to which the speech is pertinent but the situation alone is inadequate to it. अब बात क्या हो रही थी, कॉन्टेक्स्ट ही हो रही थी कि वो कहता है कि भाई देखें, आप किसी भी चीज को उस वक्त तक समझ नहीं सकते जब तक कि आप जो है क्या नहीं कर सकते, उसका कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ सकते। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट जब तक आपको नहीं पता, आप उसको नहीं, तो दिस बैलेंस ऑफ कंस्ट्रक्टेड इमोशन इज इन द ड्रामेटिक सिचुएशन। तो ये जो है बैलेंस ऑफ कंस्ट्रक्टेड इमोशन जो होता है एक ड्रामेटिक सिचुएशन में, टू विच स्पीच इज पर्टिनेंट। वो ड्रामेटिक सिचुएशन क्या है जिसके अंदर स्पीच जो है वो एक पर्टिनेंट है, दैट सिचुएशन अलोन इज इनएडिक्वेट टू इट। वो सिचुएशन अगर खाली होती, अकेली होती, तो वो मतलब खाली सिचुएशन जो है वो तो इम्पर्टिनेंट होती है, मतलब इनएडिकेट होती है, लेकिन उसकी जो स्पीच होती है जिस जिस ड्रामेटिक सिचुएशन में वो बोली जाती है, उसमें एक बैलेंस इमोशन होता है जिसमें स्पीच जो होती है वो पर्टिनेंट होती है। अगर सिचुएशन अकेली होती तो शायद वो उसके लिए इनएडिकेट होती, यानी कि स्पीच और सिचुएशन दोनों जो है उनको एक बैलेंस सिचुएशन में रखा जाता है। ये दोनों मिलके एक बैलेंस जो है वो कंस्ट्रक्ट करती हैं। एक कंस्ट्रक्टेड इमोशन, बैलेंस ऑफ कंस्ट्रक्टेड इमोशन इज ड्रामेटिक। ये दोनों मिलके एक इमोशन बैलेंस्ड इमोशन जो है वो क्रिएट करती है। अब यहाँ पे देखिए, ही गिव्स एग्जांपल्स फ्रॉम रिवेंजर्स ट्रेजेडी। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने प्रोज में 2 एसेस किए थे, दैट इज क्या था हमारा, एक तो हमने एडवर्ड साइड किया था और एक रीड्रेस ऑफ पोइट्री की थी, याद होगा आप लोगों को। अच्छा, उन दोनों में आपने एक चीज नोट की थी, उसने जो एसेस लिखे थे उन्होंने डिफरेंट क्रिटिक्स को कोट किया था। सेम एज द केस हियर, टीएस इलियड में भी हम डिफरेंट क्रिटिक्स को कोट करेंगे। ठीक है, उसने टीएस इलियड ने सॉरी ये ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में डिफरेंट क्रिटिक्स को कोट किया। He gives example from the Revenger's Tragedy by Thomas Middleton. He puts some line from that without context to explain this point. उसने कुछ line add कर दी without context to explain this point. Then he says that emotion in poetry remain very complex thing and poet's own personal emotion may be simple or flat. वो कहता है emotion जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग होते हैं पोइट्री के अंदर, और पोइट का अपना जो पर्सनल इमोशन होता है वो सिंपल भी हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है। सो एवरी टाइम पोइट्स ओन इमोशन कैन नॉट बी टेकन इन द पोएम। हर वक्त जो है पोइट का इमोशन आप पोएम में नहीं डाल सकते। And if the poet is always looking for new emotion in the poem, then it will be perverse. और अगर आप जो है न्यू इमोशन इन द पोएम जो है वो डालते हैं तो वो perverse होता है। A poet has to find new emotions, but he has to use ordinary emotion. और उसको जो है उसको ना सिर्फ जो है न्यू इमोशंस ढूंढने होते हैं, बल्कि उसको ऑर्डिनरी इमोशंस भी उसके अंदर ऐड करने होते हैं। ही हैज टू डील विद एवरी नोन अननोन इमोशन। हर तरह के इमोशन के साथ उसको डील करना है। इलियट हेयर ट्विस्ट इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। और ये जो है ना इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। उसने पोइट्री की डेफिनेशन कुछ यूं गई थी कि पोइट्री जो है ना वो जो है जो है एक ऐसा इमोशन है जो कि रिकलेक्टेड होता है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी कहते हैं कि जब आप बिल्कुल जो है एक खामोश तबीयत में होते हैं, एक प्लेजरस तबीयत में होते हैं, तो आपको एक इमोशन रिकलेक्ट होता है, या अकेले बैठे होते हैं तो वो कहते हैं ही सेज इट एन इन एग्जैक्ट फार्मूला। वो कहता है ये जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी है ना ये बिल्कुल गलत है, जो उसने पोइट्री की डेफिनेशन दी है, ये आ रही है आगे पोइट्री की डेफिनेशन। टू राइट पोइट्री इज अ ग्रेट डील। वो कहता है पोइट्री लिखना बहुत बड़ी बात है। इसने एक्चुअली वर्ड्सवर्थ को जो है वो निगेट कर दिया था, उसकी पोइट्री की डेफिनेशन को निगेट कर दिया था। व्हेन अ पोएट बिकम्स पर्सनल व्हाइल राइटिंग पोइट्री ही विल बी कंसीडर्ड एज अ बैड पोएट। वो कहता है कि जब एक पोएट जो है वो पर्सनल हो जाता है ना तो वो एक बैड पोइट्री लिखता है, वो बैड पोएट कंसीडर होता है, बिकॉज ही बिकम अनकॉन्शियस
where he should be conscious and he become conscious where he must be unconscious. वो इस वजह से जब वो पर्सनल पोइट्री लिखता है तो एक्चुअली जब हम बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं, हम जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, हम कहते हैं ना तुम बहुत पर्सनल हो गई हो, या मैं बहुत पर्सनल हो गई थी, मैं बहुत जज्बाती हो गई। तो उस वक्त जब हमें कॉन्शियस रहना होता है तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत पर्सनल हो जाते हैं, और जहाँ पे हमें अनकॉन्शियस होना होता है वहां पे हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो जज्बातियत में इंसान इस तरह से रिएक्ट करता है। तो वो कहता है पोइट्री में भी जब हम पर्सनल हो जाते हैं ना तो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। When a poet escapes from his personality, then the great poems come out. जब हम एस्केप कर जाते हैं ना अपनी पर्सनालिटी से, फिर ही ग्रेट पोएम कम आउट होती है। देखिए बेटा, एक मेरी अपनी राय है, ठीक है, एक मैं इम्पर्सनल होके एक जनरल व्यू पॉइंट ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं एक ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी के तहत मैं जिंदगी इतनी अच्छी नहीं गुजार सकती, ठीक है, लेकिन एक जनरल व्यू पॉइंट के साथ जब मैं एक जिंदगी गुजारूंगी वो मेरी ज्यादा बेहतर जिंदगी होगी। जब मैं बिल्कुल इम्पर्सनल होके मैं अपनी जात को साइड में रख के सोचूंगी कि देखो मुझे अभी क्या करना है, क्या मुझे ऐसे जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए, ठीक है, फिर तो मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूंगी। लेकिन अगर मैं हर वक्त अपनी जात के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ ना तो मैं अच्छी जिंदगी कभी नहीं गुजार सकती। सेम एज द केस विद द पोइट, ठीक है, अगर तो वो बिल्कुल पर्सनल होके पोइट्री लिखता है तो वो एक अच्छी पोइट्री नहीं लिख सकता। लेकिन अगर वो इम्पर्सनल होके एक जनरल व्यू पॉइंट के ऊपर एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट कर देता है तो वो एक हॉलमार्क क्रिएट करती है ऐसी पोइट्री। A poet must not show his emotion in poetry. Eliot says poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion. It is not the expression of personality, but an escape from personality. ठीक है, अब वो यहाँ पे कहता है कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, कि पोइट्री जो है वो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, लेकिन एक एस्केप है फ्रॉम इमोशन, ठीक है। अच्छा, इसमें ना इसने वर्ड्सवर्थ की जो डेफिनेशन है उसको निगेट किया था। वर्ड्सवर्थ ने कहा था पोइट्री इज अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था। और ये जो है मतलब उसने कहा था कि पोइट्री जो है वो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन है, और वो जो है रिकलेक्ट होती है, ये इमोशन रिकलेक्ट होते हैं इन ट्रैंक्विलिटी। लेकिन इसने इलियट ने जो डेफिनेशन दी पोइट्री की, उसने कहा पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। जब आप एस्केप करते हैं इमोशन से, एक्चुअली वो असल पोइट्री होती है। टर्निंग लूज ऑफ इमोशन में आके आपने एक पोइट्री जज्बातियत में लिख दी है, वो असल पोइट्री नहीं है। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। वो कहते हैं ये एक्सप्रेशन आपकी अपनी पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं है कि मैंने अपने आप को लोगों को दिखाना है, ये एक एस्केप है फ्रॉम पर्सनैलिटी। द कंक्लूजन में देख लेते हैं। एट द एंड इन दिस थर्ड पार्ट इलियट सेड दैट दिस essay stops at the starting of mysticism, and it can be applied by a responsible person who really interested in the poetry. It is very hard thinking to take interest in poetry and keep a poet side. वो कहता है बहुत मुश्किल है कि आप इंटरेस्ट लें पोइट्री और सिर्फ आप पोइट की साइड लें। देखिए, दो व्यू पॉइंट है ना पोइट्री के, एक इम्पर्सनल पोइट्री है जिसको हम ऑब्जेक्टिव पोइट्री कहते हैं, एक पर्सनल पोइट्री है जिसको हम सब्जेक्टिव पोइट्री कहते हैं। दोनों व्यू पॉइंट्स अपनी जगह पे है। हम टीएस इलियट के व्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं कि उसने किस तरह से बात की थी। इट इज वेरी हार्ड थिंग टू टेक इंटरेस्ट इन पोइट्री एंड टू कीप अ पोएट असाइड। वी यूजुअली रीड poem with the name and fame of the poet. We cannot separate them from each other. Eliot says there are many people who appreciate the expression of sincere emotion in words. बहुत से लोग हैं जो सिंसियर इमोशन को भी, हम जैसे सिल्विया प्लाथ की जो पोइट्री है, पर्सनल पोइट्री है, उसकी हाईली सब्जेक्टिव पोइट्री है, उसकी कन्फेशनल पोइट्री, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। एंड देयर इज स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल हु कैन अप्रिशिएट टेक्निकल एक्सीलेंस। बहुत कम लोग होते हैं टीएस इलियट की तरह जो कि इस तरह की टेक्निकल एक्सीलेंस को अप्रिशिएट करते हैं। बट वेरी फ्यू नो व्हेन देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इमोशन व्हिच हैज इट्स लाइफ इन द पोएम एंड नॉट इन द हिस्ट्री ऑफ द पोएम। और बहुत कम लोग जो है, वेरी फ्यू नो कि देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इमोशन। सिग्निफिकेंट इमोशन का एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन व्हिच हैज इट्स लाइफ इन द पोएम। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी जो कि उसकी अपनी लाइफ होती है पोएम में, नॉट इन द हिस्ट्री ऑफ द पोएम।
By this statement, he says that to admire a poem when the poet's skill and his name is easiest thing, the hardest is to know technical skill or art of the poem. But the hardest thing is to find the significant emotion from the poem, which separates the poet from poem. The reader must know after giving birth to the work of art, the connection between the art and artist is ended. और रीडर को ये जानना चाहिए कि जब आप एक वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट कर देते हैं, द कनेक्शन बिटवीन आर्ट एंड आर्टिस्ट इज एंडेड, दोनों के दरमियान वो कनेक्शन एंड हो जाता है. एंड अ पोएट मस्ट नो दैट टू रीच द लेवल ऑफ इम्पर्सनैलिटी he first has to sacrifice him and has to surrender himself totally to that work. और उसको जो है सरेंडर करना अपने आप को टोटली उस वर्क के आगे. ये बेटा आपके दो ही इसी के गिर्द आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है. डीपर्सनलाइजेशन आ जाता है, इम्पर्सनल थ्योरी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की बात आती है. अब ये थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल जो है वो कल हम थोड़ा सा मजीद डिटेल पढ़ेंगे. ये 2-3 तरीकों से घुमा के क्वेश्चन आ जाता है इम्पर्सनल थ्योरी का. उसको कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, इसको थोड़ा सा आप हजम कर लें, कल फिर आगे चलते हैं. दुआ पढ़ लेते हैं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.